हर साल दुनिया में लाखों कंपनीज शुरू होती है और हर साल लाखों कंपनीज बंद भी हो जाती है। कुछ कंपनीज कुछ महीनों में फेल हो जाती है, कुछ कुछ सालों में और कुछ अपने पीक्स पर पहुंचने के बाद। लेकिन फिर कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो सिर्फ सरवाइव नहीं करती बल्कि जेनरेशन्स तक ग्रो करती रहती है। एक कंपनी जो 1868 में शुरू हुई थी, जब इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं था, और आज भी वो कंपनी दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेस ग्रुप्स में से एक है। दूसरी कंपनी एक छोटे से ट्रेडिंग बिजनेस के रूप में शुरू हुई थी और आज टेलीकॉम से लेकर रिटेल तक करोड़ों लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। ये कहानी है टाटा और रिलायंस की। लेकिन असली सवाल ये है, जब हज़ारों और लाखों कंपनीज हिस्ट्री बन गई तो टाटा और रिलायंस आज भी इतने पावरफुल कैसे हैं? अगर हम बिजनेस हिस्ट्री देखें तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। कोडक, नोकिया, ब्लॉकबस्टर, एक टाइम पर ये अपने इंडस्ट्रीज के किंग्स थे। लेकिन आज या तो उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो चुका है या वो अपनी पुरानी पोजीशंस खो चुके हैं। तो फिर टाटा और रिलायंस ने ऐसा क्या किया जो बाकी कंपनीज नहीं कर पाई? इसका जवाब है, हमें उनके प्रोडक्ट्स में नहीं, उनकी स्ट्रैटेजी में मिलेगा। 1868 जमशेदजी टाटा नाम के एक एंटरप्रेन्योर ने एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी शुरू करी। उस वक्त शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये कंपनी एक दिन स्टील प्लांट्स, लग्जरी होटल्स, कार्स और टेक्नोलॉजी सर्विसेज तक पहुंच जाएगी। लेकिन टाटा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ ली थी। अगर आप सिर्फ एक बिजनेस पर डिपेंड करोगे तो आपका फ्यूचर भी उसी बिजनेस के साथ जुड़ा होगा। इसीलिए टाटा बार बार इवॉल्व करता गया, एक्सपैंड करता गया। टेक्सटाइल से स्टील, स्टील से पावर, पावर से ऑटोमोबाइल्स और फिर टेक्नोलॉजी। यही अडैप्शन उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। अगला एग्जाम्पल जानने से पहले चलिए हम टाटा के बारे में समझते हैं। देखिए, हम हमेशा बिजनेस बनाने के नाम से बहुत ही फैसिनेट हो जाते हैं कि एक फाउंडर का टाइटल तो मिलेगा, पर टाटा का ओल्ड यानी कि टाटा की हिस्ट्री को देखते हुए हमें ज़रूर ये समझना चाहिए कि सिर्फ एक बिजनेस बनाना नहीं होता। स्ट्रैटेजीज, अपॉर्चुनिटीज़ और नॉलेज को अच्छे से इस्तेमाल करना होता है। इसीलिए टाटा जैसे एक्सपैंड करता गया, वैसे ही हमें भी धीरे धीरे एक्सपैंड करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि आप एक्सपैंड करोगे और ये नहीं देखोगे कि मार्केट में आपकी जगह है या नहीं है। हमें क्राउडेड मार्केट से अच्छा एक ऐसे मार्केट में शुरू में टारगेट करना चाहिए जो क्राउडेड नहीं है, पर ऐसे भी मार्केट में टारगेट नहीं करना चाहिए जो बिल्कुल उसमें कोई है ही नहीं। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आ जाती है, आइडिया वैलिडेशन। इसी के साथ हम आगे एक और एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस। चलो बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस की शुरुआत ऑयल रिफाइनरी से नहीं हुई थी, ना ही टेलीकॉम से। रिलायंस ने अपना सफ़र एक ट्रेडिंग बिजनेस के रूप में शुरू किया। धीरू भाई अंबानी फाउंडर ऑफ रिलायंस थे। उन्होंने सिर्फ एक प्रिंसिपल फॉलो करा, अपॉर्चुनिटी को वहाँ देखना जहाँ बाकी लोग रिस्क देखते हैं। टेक्सटाइल्स, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, रिटेल, टेलीकॉम, हर नए फेज के साथ रिलायंस ने खुद को री इन्वेंट करा और शायद इसी वजह से वो ग्रो करता गया। इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ आता है कि रिस्क हमें मार्केट्स में बहुत दिखते हैं, लेकिन हमें रिस्क को अपॉर्चुनिटी की तरह देखकर उसके साथ ग्रो करना चाहिए। देखिए, रिस्क सिर्फ इसी के लिए नहीं होता कि वहाँ उस मार्केट में किसी ने कंपनी बनाया है या नहीं बनाया। रिस्क इससे भी होता है कि कोई बड़ी कंपनी ऑलरेडी उस मार्केट में है और वो क्राउडेड नहीं है, तो क्यों आप एक कॉम्पिटिटर नहीं खड़ा कर सकते? उस रिस्क को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना ही एक बहुत बड़ा सक्सेस होता है अपने आप में। आगे बढ़ते हैं हम सक्सेस के सीक्रेट्स की तरफ। टोटल 4 सीक्रेट्स हैं जो दोनों कंपनीज ने फॉलो करी और शायद आगे आने वाली बहुत सारी कंपनीज भी अगर इसे फॉलो करेगी तो बहुत बड़ी बन जाएगी। सीक्रेट नंबर 1, अडैप्शन। देखो, बिजनेस वर्ल्ड में एक रूल है, अगर आप चेंज नहीं करोगे तो मार्केट आपको रिप्लेस कर देगी। कोडक डिजिटल फोटोग्राफी को अंडर एस्टिमेट कर गया, नोकिया स्मार्टफोन रेवोल्यूशन को, लेकिन टाटा और रिलायंस ने चेंज को एनिमी नहीं अपॉर्चुनिटी माना।
मतलब कोई भी रिवॉल्यूशन आए तो उसे अपॉर्चुनिटी मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एनिमी की तरह मत देखोगे ये रिवॉल्यूशन आया है तो मैं इसमें कुछ बना नहीं पाऊंगा, पर उसे एक अपॉर्चुनिटी माना करो। डाइवर्सिफिकेशन, जो कि है हमारा सीक्रेट नंबर 2। अगर आपके पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है तो आप एक ही प्रॉब्लम से कोलैप्स हो सकते हो, लेकिन टाटा और रिलायंस ने मल्टीपल इंडस्ट्रीज में अपना प्रेजेंस क्रिएट करा। इसी वजह से शायद उनका रिस्क कम हुआ और स्टेबिलिटी बढ़ी, क्योंकि वो एक इंडस्ट्री पे फोकस करके दूसरी इंडस्ट्रीज की तरफ भी बढ़े। इसका मतलब ये है कि अगर एक इंडस्ट्री फेल हो गई तो एटलीस्ट दूसरे इंडस्ट्रीज कंसोलिडेट मतलब संभालने के लिए हैं उस लॉस को। जैसे टाइटन बना और फॉर एग्जांपल टाइटन फेल हो जाता तो टाटा को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाटा के पास अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग कंपनीज ऑलरेडी रूल कर रही है और शायद वो आराम से इस गैप को फुलफिल कर देता, इस लॉस को फुलफिल कर देता। सीक्रेट नंबर 3, जो कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सीक्रेट है। वैसे अगर आपको टाइटन के बारे में नहीं पता तो अगली वीडियो टाइटन के बारे में होगी। आप अगले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको चैनल पे आने वाले सारे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। सीक्रेट नंबर 3 है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब है जैसे कुछ कंपनीज होती है वो नेक्स्ट क्वार्टर के प्रॉफिट्स के बारे में सोचती रहती है, कुछ अगले साल के बारे में, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, ग्रेट कंपनीज होती है, वो अगले डिकेड के बारे में सोचती है। जैसे जियो लॉन्च हुआ तब बहुत लोगों ने कहा था कि इतना पैसा इन्वेस्ट करना रिस्की है, इतना पैसा लगाओगे तो जियो खत्म हो जाएगा तो बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि उस समय जियो के कंपटीटर्स एयरटेल थे, टाटा के टेलीकॉम सर्विसेज थे, पर तब भी जियो रुका नहीं और आज हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं। ये इसीलिए हुआ क्योंकि रिलायंस एक फ्यूचर देख रहा था, फ्यूचर ऑफ जियो, और शायद इसीलिए आज जियो इतना एक्सपैंड कर गया फ्रॉम टेलीकॉम सर्विसेज, वो बहुत जगह एक्सपैंड कर गया, अब इंटरटेनमेंट सर्विसेज में एक्सपैंड कर दिया गया, म्यूज़िक एंड बहुत सारे अलग चीज़ों में। नाउ सीक्रेट नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीक्रेट, जो कि फॉलो करा गया था रिलायंस और टाटा के द्वारा, सिस्टम्स। देखो फाउंडर इम्पोर्टेंट होता है लेकिन कंपनी फाउंडर से बड़ी होनी चाहिए। टाटा ने जनरेशन सरवाइव करा, रिलायंस ने लीडरशिप ट्रांजिशंस किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम्स बनाए, सिर्फ पर्सनालिटी नहीं। देखो एक बिजनेस में सिस्टम होना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उस बिजनेस का नाम। अगर सिस्टम नहीं होगा तो एट द एंड सब कुछ एक खिचड़ी की तरह बन जाएगा, मतलब वो खराब हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी। इसलिए सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक परफेक्ट सिस्टम ही एक परफेक्ट बिजनेस को लीड करता है। तो टाटा और रिलायंस की सक्सेस का सीक्रेट क्या था? अडैप्शन, डाइवर्सिफिकेशन, लॉन्ग टर्म विजन, स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स और ट्रस्ट। देखो 4 सीक्रेट्स के बाद एक लास्ट सीक्रेट आता है जो कि सीक्रेट नहीं है और ये हम सबको पता है। हम आज टाटा रिलायंस के प्रोडक्ट्स खरीदते हुए उन पे शक नहीं करते, पर वही कोई नया बिजनेस हो तो हम उन पे शक कर देते हैं कि क्या इसका प्रोडक्ट सही होगा, क्या मैं अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसी का मतलब होता है ट्रस्ट। देखो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। जैसे रिलायंस और टाटा ईयर्स तक काम करके अपना ट्रस्ट बिल्ड किए, वैसे ही नए एंटरप्रेन्योरशिप जो कर रहे हैं लोग, उनको भी एक इसी से सलाह लेनी चाहिए कि ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए पहले। बिजनेस तो अपने आप बिल्ड हो जाएगा अगर आप ट्रस्ट बिल्ड करना सीख जाओगे। ये सिर्फ कंपनीज के लिए लेसन नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए लेसन है जो कुछ बिल्ड करना चाहता है, चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो या सिर्फ एक यूट्यूब चैनल। क्योंकि एंड में सर्वाइव वही करता है जो चेंज के साथ इवॉल्व करता है। और शायद इसीलिए 150 साल बाद भी टाटा और रिलायंस की कहानी ख़त्म नहीं हुई।